अच्छा, तो हमारे 5 पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं। हाफिज अपने ना वार्ड ग्रुप के बच्चों को कह दो। एएमजे आ गया है, 7 हो गए पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, हमजा को भेज दो, हमजा नादिर को, भेज दिया भाई, मिशाल को, इन सबको। सबको भेजिए। समझ आ रही है तुम्हें, तुम लोग को? अली मुझे बताओ, इज दिस फाइन जो आज लेक्चर चल रहा है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल अच्छी समझ आ रही है बात। ठीक। नेक्स्ट टाइम ना मैं तुम लोग का ग्रुप बना लेता हूँ जिसमें तुम सारे ऐड हो जाना, और फिर हम वहाँ मैंने एक बनाया हुआ है, मैं इन सबको ऐड कर लूंगा। जो बाकी सारे लोग हैं ना उनको भी ऐड करना चाहिए ना फिर उसमें, ताकि एक दफा हम मैं कर टिकट कर लें। मैं कर दूंगा आज उनको भी ऐड। ठीक है, चलो गुड है। वी ठीक। हैव 12 पार्टिसिपेंट्स, 14 15 17 पहुंचता है तो हम चलते स्टार्ट करते हैं। अरे देखो तुम्हारे सारे फ्रेंड्स हैं कि नहीं? सकलैन अपने मेरे तो देखो, सबको देखो। साइना, आप अपने सारे फ्रेंड्स को देखो कि आप सारे, आपके सारे फ्रेंड्स आ गए कि नहीं आए। मारिया आ गई है, महानूर नहीं आई, आ गई है। 16 हो गए, बस ठीक है, परफेक्टली फाइन। अब द प्रॉब्लम विद दिस, ठीक है। आई हैव 40 मिनट्स ऑफ ए मीटिंग। ठीक है, मेरे पे टाइम लिमिट लग गई है अब। ये बड़ा नुकसान है मुझे इस चीज का, ठीक है। क्योंकि द थिंग इज कि मैं फ्री टाइम गुजार चुका हूँ अपना, और अब मुझे ये वाला शीट सेट करनी पड़ेगी। चलो फिर ऐसा, आइंदा हम स्केड्यूल ऐसे कर लिया करेंगे कि तुम ब्रेक टाइम में तुम लोग क्वेश्चंस करोगे और फिर मैं लॉग इन करूंगा वापस। ठीक है, चलो नेक्स्ट, लेट्स गो ऑन। वी हैव 15 पार्टिसिपेंट्स राइट नाउ विद अस। अच्छा, तो हम डिस्कस करे थे एक्सरे को। एक्सरे में वी कैन सी के फ्लैटनिंग ऑफ द डायफ्राम है, ट्यूबुलर हार्ट है, और ये सब कुछ है। ठीक है, अब द पॉइंट विच वी हैव टू गो ऑन इज कि सीओपीडी के अंदर आप स्पायरोमेट्री के बेसिस पे कैसे आप अपने पेशेंट को क्लासिफाई करोगे। ठीक है, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू नो दिस। ये टेबल 17.26 है एनालिसिस का, और आपने इसके अंदर 3 किस्म की गाइडलाइंस दी हुई हैं, और ना यूजुअली अब हम नाइस को फॉलो करते हैं। गोल्ड गाइडलाइंस भी हर जगह पे होती, जैसे हमजा ने एक दफा एक पॉइंट पे लिखा था, लेकिन अब हम नाइस गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो कोई आपसे पूछे ना पेपर के अंदर, एग्जाम के अंदर, खासतौर पे लॉन्ग केस के अंदर, तो उसको बताना है कि मुझे ये नाइस गाइडलाइंस आती हैं। ठीक है, अच्छा, तो वी ऑल नो कि FE1 टू FPC रेशियो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, वी ऑल एग्री ऑन दैट, डू वी? एक सेकेंड गाइस। हाँ, अच्छा, तो स्पायरोमेट्रिक एनालिसिस जब हम करते हैं तो हमें यूजुअली 0.7 से कम नजर आएगा उसमें, वी ऑल नो दैट। लेकिन जो FE1% प्रिडिक्टेड है ना, दैट इज गोइंग टू बेसिकली टेल अस कि हमारा पेशेंट कहाँ पे स्टैंड करता है। अगर वो 80% से ज्यादा है तो उसके मुताबिक वी गोइंग टू कंसिडर हिम माइल्ड अकॉर्डिंग टू ऑल दीज 3 स्टेजेस। ठीक है, इनके अंदर बहुत ज्यादा फर्क है, लेकिन ना गोल्ड और नाइस ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं। जो ATS ERS है ना, ये थोड़ी डिफरेंट है, वो भी आखिरी में। तुम उसके जाओगे ना, डिटेल्स में पढ़ोगे तो फिर ही होगा। बेसिकली गोल्ड और नाइस ने ना डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल स्टेजिंग की थी, दैट इज द ओनली फर्क। देखिए तुम FE1 जो परसेंट प्रिडिक्टेड है ना, दैट इज यू आर गोइंग टू यूज एज योर एडजंक्टिव फॉर फाइंडिंग के पेशेंट कहाँ पे स्टैंड करता है। दैट इज द पॉइंट ऑफ टेलिंग यू दिस ऑल। आगे चलते हैं। अच्छा, अब मैनेजमेंट में हमने क्या करना है पेशेंट की? जब आपके पास COPD का पेशेंट आ गया, यू हैव ऑल दीज ऑप्शंस। अब नाउ आई वांट यू टू फोकस ऑन वन इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे जो आपने इंपॉर्टेंट चीज फोकस करनी है कि आपने पेपर में अपना आंसर कैसे लिखना है।
ठीक है, आई वांटेड टू यू टू नो दिस बिकॉज ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब आपके मार्क्स आते हैं। अब एक स्टूडेंट है जिसने इस तरह आंसर लिख दिया कि रिड्यूसिंग नॉक्शियस एक्सपोजर ब्रोंकोडायलेटर्स दे देंगे, कंबाइंड इनहेल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देंगे, ओरल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देंगे, पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन यानी ऑक्सीजन थेरेपी, सर्जिकल इंटरवेंशन, अदर मेजर्स, पैलिएटिव केयर। ये एक बहुत अच्छा आंसर है, ठीक है, वी ऑल नो दैट। कैन यू राइट इन चैट एवरीवन ऑन बोर्ड? चैट में लिख रहे हो तुम लोग? मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा चैट में। गाइस मेरी चैट बंद हो गई है। अली अपना भाई सब लिख रहे हैं, सब यही है, सही है। सब यही है। अच्छा, आई हैव दिस हाँ प्रॉब्लम जी। के मेरी चैट खराब हो गई सडनली। आज तो मेरा बहुत बुरा दिन है, पता है, दिस इज द वर्स्ट डे एवर। खैर आई विल टेल यू एट द एंड। लोग, मैं आपको बताता जाऊंगा, लोग यहीं मुझे पे हैं, बता देना जब दे आर चैट में फीलिंग कोई वेरी आए ना, तो मुझे बता देना फौरन, श्योर। ठीक है। अब मैनेजमेंट का एक तरीका तो ये है कि आप इस तरह आंसर लिख दो, द स्टूडेंट हु इज गोइंग टू स्कोर गुड, उसका आंसर किस तरह होता है? नाउ वॉच, यू गेट द आइडिया फ्रॉम हियर, ठीक है। प्रिवेंटिव मेजर्स अलग, मेडिकल थेरेपी की अलग, सर्जिकल इंटरवेंशन अलग, और अदर मेजर्स एंड पैलिएटिव केयर अलग। मेक दीज हेडिंग्स एंड देन राइट अंडरनीथ दैट। जो भी तुम्हारी मैनेजमेंट होगी ना, जिस किसी भी डिजीज की, यू हैव टू डू इट लाइक दिस इज द बेस्ट वे टू डू इट, ठीक है। वरना फिर मसला यही होता है यूजुअली कि बच्चे स्कोर नहीं कर पाते हैं, हालांकि दोनों ग्रुप्स ने सेम ही आंसर लिखा होता है, मगर द वे यू राइट इट दैट रियली मैटर्स। अब प्रिवेंटिव मेजर्स में सबसे पहले हमने क्या करना है? नॉक्शियस स्टिमुलेंट जो बंदे की एक्सैस्परेशन को और स्टेज को वर्सन करे, उसको हमने रिड्यूस करना है सीओपीडी के लिए। मेडिकल थेरेपी में हम ब्रोंकोडायलेटर्स यूज करेंगे, जैसे हमने अस्थमा में यूज किए। कंबाइंड इनहेल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और ब्रोंकोडायलेटर्स यूज करेंगे, ओरल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देंगे, पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन करेंगे, ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। सर्जिकल इंटरवेंशन भी कर सकते हैं, यस, और अदर मेजर्स ऑफ पैलिएटिव केयर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जब जो पॉइंट है जो तुम लोगों ने नोट करना है ना, इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि एस्थमा में स्टेप वाइज ट्रीटमेंट होती है, ठीक है। एस्थमा इज गोइंग टू हैव अ स्टेप वाइज ट्रीटमेंट, मगर जो मैनेजमेंट इसकी होती है ना, सीओपीडी की, दैट इज अ कांस्टेंट मैनेजमेंट बिकॉज द पेशेंट इज नॉट गोइंग टू इम्प्रूव, ठीक है। उसमें तो ये होता है ना कि कभी कभार उसके सिम्टम्स बढ़ रहे हैं, कभी कभार कम हो रहे हैं, कभी कभार ज्यादा हो रहे हैं। इसमें तो सिम्टम्स वर्सन करते जा रहे हैं, तो आप बेसिकली इंक्रीज ही करे जा रहे हो। आप स्टार्ट ही बेसिक ज्यादा से कर लो। दैट इज द वे टू अप्रोच सीओपीडी। दैट इज हाउ इट्स अ बिट डिफरेंट फ्रॉम एस्थमा, कि उसमें आपने स्टेप वाइज करनी है, इसमें स्टेप वाइज वाला सीन नहीं है, ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग टू गो इंडिविजुअली कि हमने मैनेजमेंट में क्या करना है। अब प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स में खुद बताओ मुझे क्या इंपॉर्टेंट चीज होगी? ऑब्वियसली रिड्यूस द स्मोकिंग, है ना। अच्छा, तो मुझे आई नीड अ वॉलंटियर, मेरी ग्रुप चैट वापस आ गई है। आई नीड अ वॉलंटियर हु कैन कम ऑनलाइन एंड एक्सप्लेन दिस टू अस। कैन एनीवन से यस? फिर मैं चूज करता हूँ। यस बोलो, फिर आई विल चूज यू गाइस। आई नीड अ वॉलंटियर जो इसको एक्सप्लेन कर सके। एएमजे सेज यस, सबसे पहले बोला है। एएमजे एक्सप्लेन करो, चलो। इसमें लिखा हुआ है कि स्मोकिंग सेसेशन का ग्राफ है, ये प्रिवेंटिव मेजर में दिखाया हुआ है, रिड्यूसिंग एक्सपोजर स्मोकिंग का, और साथ एज दी है। एक्स एक्सिस पे एज है और वाई एक्सिस पे उसने फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम दिया हुआ है, FEV1, ठीक है। आप यहाँ पे जो है ना, स्टॉप स्मोकिंग एट एज के हिसाब से लिखा हुआ है कि नेवर स्मोक्ड वाला सबसे FEV1 उसका बिल्कुल नॉर्मल जा रहा है ऊपर, जो ब्लू लाइन है, हाँ, ठीक है। और उसके बाद स्टॉप स्मोकिंग एट 45 है, तो उसको नीचे ग्रेजुअली दिखा रहे हैं कि उसका ग्रेजुअली कम हो रहा है। लेकिन जिसका अचानक से एज के साथ FEV1 जल्दी जल्दी कम हो रहा है, वो स्टॉप स्मोकिंग एट 65 है। तो जितनी देर से उसने स्मोकिंग रोकी है, उतना ही देर से उसका उतना ही जो है FE1 गिरा हुआ है। ठीक है। तो मतलब ये इसका इसके अंदर हमें पॉइंट ये मिला है कि जितनी देर आप स्मोकिंग करते जाओगे, जितना भी ज्यादा आप उतनी स्मोक आपकी करोगे, उतना ही जी। ज्यादा आपका FE1 रिड्यूस करता जाएगा, और जब आप स्मोकिंग रोकोगे, वहां पर आपका FE1 इंप्रूव करता जाएगा, ठीक है। ये अगर आज से 1 साल पहले मैं तुम्हें पढ़ा रहा था तो ये डायग्राम मैं कभी नहीं डालता। ये डायग्राम मैंने इससे डाली क्योंकि हमारा एक MCQ आया था प्रॉफ के अंदर, और उसमें ये था
कि which of the following is the most important predictor of FE1, which of the following innervation can reduce the rate of declination of FE1, और उसका आंसर सब ने, काफी लोगों ने ऑक्सीजन थेरेपी लिखा था और उसका आंसर था स्मोकिंग। स्केची में ऑक्सीजन थेरेपी लिखा हुआ है, डेविडसन में लिखा हुआ है कि स्मोकिंग को रोकने से होता है। ठीक है, यू आर गोइंग टू फॉलो, और ये मैंने गलत किया था, मैंने जाके ऑक्सीजन थेरेपी लिख दिया था क्योंकि मैं तो स्केची की थी, मैं तो अभी पढ़ी तुम लोगों के लिए डेविडसन, मैं तो सीओपीडी के लिए की नहीं थी इसी तरह से डेविडसन कभी। तो नाउ आई रियलाइज्ड कि उसका आंसर स्मोकिंग था एंड दैट वाज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। बाकी चीजों के लिए वैसे स्केची इज वेरी वेरी गुड, इट्स हाईली रिकमेंडेड, लेकिन डेविडसन में जो चीजें हैं ना उन्हीं से आपके एमसीक्यूज आने एट द एंड ऑफ द डे। अच्छा, आगे चलते हैं। अब इसमें क्या है कि मेडिकल थेरेपी जब आप करते हो पेशेंट्स की, ठीक है, तो अपने ब्रोंकोडायलेटर्स तो ऑब्वियसली स्टार्ट करने हैं, सही है। तो ब्रोंकोडायलेटर में आप क्या देख सकते हो, अगर माइल्ड प्रॉब्लम है ना पेशेंट को, तो आप उसको सैल्ब्यूटामॉल दे दोगे, सैबा दे दोगे, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट दे दोगे। अगर वो मॉडरेट टू सवेयर है तो उसको आप लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर दे दोगे, लैबा दे दोगे। अगर वो इनहेलर इस्तेमाल ही नहीं कर सकता, उसका कोई मसला है कंप्लायंस का, तो द ओनली वे टू गो फॉरवर्ड विद दिस इज कि यू गिव हिम थियोफाइलिन का सिरप दे दो। और जो रिसर्च में चल रहे हैं वो पीडी फॉस्फोडाइएस्ट्रेस इनहिबिटर्स होते हैं, वो चल रहे हैं रिसर्च में, अभी हुआ नहीं है कंफर्म। मेरी चैट फिर गायब हो गया, अली मुझे बता देना अगर कोई हो इंपॉर्टेंट चीज। नाउ यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, जब भी आप एस्थमा और सीओपीडी की ट्रीटमेंट करोगे तो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि पेशेंट की कंप्लायंस बहुत मैटर करती है। इज ही यूजिंग द इनहेलर प्रॉपरली और नॉट, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिडिक्टर कि वो ठीक होगा कि नहीं होगा। आपने पेशेंट का जब भी, आई एम टेलिंग यू दिस फॉर क्लिनिकल एक्सपीरियंस, जब भी पेशेंट आपके पास आएगा तो आपने उससे कहना है कि अपना इनहेलर साथ लेकर आओ, ब्रिंग योर इनहेलर विद यू। अगर वो उससे ठीक नहीं होता तो आप उसे स्पेसर दो, इनहेलर यूज नहीं करा सही तरह से स्पेसर दो, अगर वो सही यूज नहीं करा तो उससे मीटर डोज इनहेलर दो। यू हैव टू कॉन्स्टेंटली मॉनिटर योर पेशेंट वेदर ही इज कंप्लायंट और नॉट, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हेन इट कम्स टू सीओपीडी एंड अस्थमा। पेशेंट की जिंदगियां खराब हो जाती हैं, जान खराब हो जाती है जब उनको। हमजा पूछ रहे स्पेसर हाँ, क्या होता है? स्पेसर क्या होता है? अच्छा, स्पेसर बेसिकली ये होता है कि ना आप ना जो जो आपका इनहेलर होता है ना, वो आप एक एक्चुअली एक कंटेनर के अंदर उसको डालते हो, ठीक है, उस कंटेनर के अंदर वो रोटेट कर रहा होता है, उसका जो अगला वाला मुंह है ना उसको बंद करते हो और उस कंटेनर के अंदर आप सांस लेते हो। फिर वरना तो आप यूजुअली ये करते हो ना कि आपने डायरेक्ट मुंह पे लगाया अपना, क्या कहते हैं, इनहेलर और कर लिया इनहेल, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये होता है स्पेसर लगा दो, कुछ पेशेंट्स के लिए करना पड़ता है ये कि वो एक और उस ट्यूब उस कंटेनर के अंदर ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहे कुछ देर के लिए, तो ये स्पेसर होता है। फिर मीटर डोज इनहेलर होता है जिसके अंदर ना छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं कैप्सूल के अंदर, ये मैं तुम्हें याद करने वाली बातें नहीं है, ये तुम्हें बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। छोटी छोटी कैप्सूल्स होती हैं और वो आप उसके अंदर से सक इन करते हो ना, तो वो खिलती हैं जोर से, ट्र की आवाज आती है बहुत जोर की उसके अंदर, और ना उनके अंदर से छोटे छोटे पार्टिकल्स आपके लंग्स में जाके वो डिपॉजिट करते हैं आपकी एयरवेज के अंदर, ठीक है। तो ये डिफरेंट वेज ऑफ ट्रीटिंग योर पेशेंट बेस्ड ऑन द मेथोडोलॉजी इज यूजिंग टू इनहेल द ड्रग, ठीक है। इसको आपने बहुत इंपॉर्टेंटली देखना है। तो नंबर वन आपने ब्रोंकोडायलेटर्स दिए, माइल्ड के लिए सैबा दिया, मॉडरेट टू सिवियर के लिए लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट दिया, ठीक है। उसके अलावा आपने क्या दिया? उसके अलावा आपने क्या कि मीटर इनहेलर यूज नहीं कर सकता, तो फिर वो आप उसको कर सकते हो कि आप साथ में इनहेलर यूज नहीं कर सकते तो ट्यूफाइन दे सकते हो। अच्छा, अमरीन पूछ रही है कि कि ये कैप्सूल्स कॉमनली यूज्ड इन चिल्ड्रन, द कैप्सूल्स कॉमनली, हाँ बच्चों में यूज होती हैं, सब में यूज होती हैं यार, पता है। जो जो एज के हिसाब से भी कंप्लायंट नहीं होता ना, उसके लिए हम कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि उसकी कंप्लायंस इंक्रीज करे, ठीक है। अब हम एक और हमारे पास तरीका होता है कि हम ना कंबाइंड इनहेल देते हैं। कंबाइंड में क्या होता है कि हम इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, उसके अंदर लामा भी हो और लैबा भी हो, ठीक है। अब जो आपके साथ बेसिकली ये होता है कि कंप्लायंस को इंक्रीज करने के लिए यू मिक्स देम ऑल इनटू वन इनहेलर, ठीक है। जैसे कि यू माइट हैव लिसन टू दिस ड्रग कॉल्ड ज़ैल्टाइड,
ज़ेल्टाइड के अंदर सैल्ब्यूटामॉल और फॉर्मिट्रियोल दोनों है, ठीक है। सैल्ब्यूटामॉल, फॉर्मिट्रियोल, साथ में कोई ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी उसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह एक कॉम्बिनेशन देते हो। अगर एक्सैस्पिरेशन है तो आप उसको ओरल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से तो नंबर 3 पे लिखा हुआ है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसको रिहैबिलिटेशन करनी है, आपने साथ में उसको एक्सरसाइज का कहना है और साथ में उसको न्यूट्रिशनल गाइडेंस देनी है। We all saw this when we were discussing previously कि जब भी पेशेंट को आप चेक करोगे सीओपीडी के, ठीक है, जैसे उसने लिखा है सेंटाइड के बारे में, सैल्ब्यूटामॉल और फ्लूटिकासोन होता है, एमरी ने लिखा है वही होगा प्रॉब्लम, लेकिन द पॉइंट इज कि कंबाइंड थेरेपी भी देते हैं हम सीओपीडी वाले पेशेंट्स को, और ऐसा वाले को भी देते हैं, लेकिन सीओपीडी वालों में ज्यादातर कंबाइंड यूज होती है, ठीक है। अब रिहैब में क्या है कि एक्सरसाइज और न्यूट्रिशनल गाइडेंस क्यों इंपॉर्टेंट है? It's important because the patient is going into compromise of his health. वो कम हो रहा है, उसका वेट लॉस हो रहा है, तो यू हैव टू मेंटेन दैट एज वेल। योर क्लिनिशियन, आपने सिर्फ उसको ट्रीट नहीं करना कि आप कह रहे हैं कि रेस्पिरेटरी सिम्टम्स ठीक हो रहे हैं तो बस ठीक है। इन योर एग्जाम यू हैव टू राइट कि आप उसके एक्सरसाइज और न्यूट्रिशनल गाइडेंस कराओगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट व्हेन यू सी द होल पिक्चर एज अ क्लिनिशियन, ठीक है। इन योर मेडिसिन पीपल you're a clinician, you're not a pathologist जो पैथोलॉजी को ट्रीट कर रहा है। You get the idea? आगे चलते हैं। अब आगे हमारे पास क्या है कि हम जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो एस्थमा वाले पेशेंट में ज्यादातर यूज नहीं होती। अब जो सीओपीडी वाले पेशेंट्स है ना, उसके अंदर ना हमेशा हमेशा एक टाइम आता है कि आपको ऑक्सीजन देनी पड़ती है, ठीक है। एक टाइम हमेशा आएगा जब आप उसको ऑक्सीजन दोगे, ऑक्सीजन के बगैर उसका गुजारा नहीं होगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म डोमिसिलियरी ऑक्सीजन थेरेपी। आमतौर पे कुछ पेशेंट्स इसको 15 आवर्स पर डे पे लेते हैं, ठीक है, लेकिन जो 20 आवर्स पर डे पे लेते हैं ना पेशेंट, बेसिकली वो ज्यादातर बेनिफिट करते हैं इससे, सही है। और जो एम होता है ना इसका 60 mmHg पे होगा। सो व्हेन एवर यू इमेजिन इन योर क्या कहते हैं, व्हेन एवर यू इमेजिन अ पेशेंट जो बहुत सारे अरसे के बाद आ रहा है सीओपीडी के साथ, तो वो एक पेशेंट होगा जो व्हीलचेयर में बैठा होगा, साथ में उसे ऑक्सीजन लगी हुई होगी, ठीक है। इस तरह की इमेजिनेशन होती है। हाँ, हमजा नादर, यू आर राइट। 60 mmHg ऑफ PaCO2, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये आपका 8 किलो पैस्कल जिसे कहते हैं हम, ठीक है। तो दिस इज योर एम, यू हैव टू रीच इट, और इसके ऊपर लेके जाना है उसके ऑक्सीजन लेवल्स को किसी तरह से। तो कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनका ऑक्सीजन थेरेपी के बगैर गुजारा होता नहीं है, ठीक है। अब मेडिकल थेरेपी हमने की है। आई वांट मिशाल फातिमा टू कम ऑनलाइन और आके मुझे बताए कि मेडिकल थेरेपी में क्या पढ़ा है। आवाज खोलो अपनी मिशाल, इफ यू कैन। मिशाल है कि भी नहीं है? मैं हूँ। हो, चलो अब मेडिकल थेरेपी जो मैनेजमेंट है उसके पॉइंट्स बताओ सारे, शुरू से लेकर अच्छा, एंड वैसे तक, जो मुझे मैंने याद कैरेक्टराइजेशन की थी। तो नहीं हुई मुझे। नहीं हुए, चलो फिर मैं जल्दी से रिवाइज। अच्छा, हाँ हाँ, पहले वो बता दो था बता दो। प्रिवेंटिव मेजर्स थे, फिर हमने मेडिकल ट्रीटमेंट देनी थी, जिसके अंदर वी डिड ब्रोंकोडायलेटर्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड और भी कुछ चीजें थी। इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन थेरेपी है बहुत ज्यादा, हाँ, एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन है। और उसके अलावा जो था ये हमने पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन भी थी, एंड देन अगर ये सब नहीं होता तो देन आप सर्जिकली इंटरवीन करते हैं, और लास्ट में फिर था कि लाइक अगर आप यू कांट मैनेज तो फिर यू पैलिएटिवली। ठीक है, चलो सही है, गुड। हम आगे चलते हैं। अब हम मेडिकल थेरेपी में एक दफा फिर से बताऊंगा, इसके 5 मोडेलिटीज हैं: ब्रोंकोडायलेटर्स, कंबाइंड ट्रीटमेंट, ओरल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, रिहैब एंड ऑक्सीजन थेरेपी, ठीक है। अब हम चलते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट की तरफ। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे बेसिकली? सर्जिकल में हम करेंगे कि हम बुलेक्टमी करेंगे, उसकी बुल्लास को निकाल लेंगे और लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी करेंगे, ठीक है, ताकि हमारे जो वो वाले एरियाज जो ठीक काम कर रहे हैं, ज्यादातर ऑक्सीजन उधर ही जाए। लंग वॉल्यूम और बुलेक्टमी का मतलब ये होता है कि फजूल एरियाज को हम निकाल देते हैं, ताकि जो अच्छे एरियाज है ना, वहां पर ही आपका सारा बेसिकली जाए सामान, ठीक है। दूसरा, जो अदर मेजरमेंट्स और पैलिएटिव में क्या करते हैं कि हम वैक्सीनेशन करते हैं उसकी। अब यहाँ पे लिख लो, ये एमसीक्यू भी आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। अदर मेजरमेंट्स में जो पैलिएटिव वैक्सीनेशन, हमेशा हम उसकी न्यूमोकोकल की और एच इन्फ्लुएंजा की कराएंगे सीओपीडी के पेशेंट की, ठीक है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि उसको नॉक्शियस एलिमेंट से हम बचा सकें,
दैट इज द होल पॉइंट ऑफ इट। समझ आ रही है? उसके अलावा जो हम कर सकते हैं, इम्प्रूव ओबेसिटी, इम्प्रूव न्यूट्रिशन, डिप्रेशन उसको हो रहा है उसको ठीक करना है। मॉर्फिन हम दे सकते हैं लेकिन ये बहुत लेट स्टेज में देते हैं जब पेशेंट का बहुत बुरा हाल होता है, कोई तरीका नहीं पड़ता क्योंकि ये एयरवेज को एक्सपैंड करता है, और बेंजोडाइजेपिन आप डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए दे रहे हो, ठीक है? तो यू आर ट्रीटिंग हिम एज अ क्लिनिशियन, नॉट एज अ पैथोलॉजिस्ट, ऑलवेज रिमेंबर दैट। उसके डिप्रेशन को भी ट्रीट करना है, ओबेसिटी को भी ट्रीट करना है, और जो सारे रिस्क फैक्टर्स हैं उनको भी ट्रीट करना है। यू हैव टू राइट देम इन योर आंसर, मेक श्योर ऑफ दैट। सही है यार? इन्फ्लुएंजा, एच इन्फ्लुएंजा की, हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा की जो नहीं होती, आम तो बुक में तो ये लिखा हुआ था जहां तक मुझे याद है कि आप एच इन्फ्लुएंजा की देते हो, और साथ में सॉरी एनुअल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो होती है ना वो देते हो, और न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन देते हो। मेरे ख्याल से एनुअल इन्फ्लुएंजा ना इन्फ्लुएंजा वायरस की होती है, एच इन्फ्लुएंजा वाली नहीं होती। यू आर राइट, हमजा ने पॉइंट आउट किया है एंड ही इज सेइंग द राइट थिंग। थैंक यू हमजा, सही है। चलो अब हम आगे चलते हैं, वी गोना गो अहेड। एक दफा मैं तुम्हें बता दूं कि हमने क्या किया था। प्रिवेंटिव, देन वी वेंट फॉर मेडिकल थेरेपी, उसमें बहुत सारी लिस्ट थी जिसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जो बूढ़ा पेशेंट होगा उसको ऑक्सीजन लगी हुई होगी, ऑक्सीजन देना जरूरी है सीओपीडी के अंदर। अदर मेजर्स में क्या आएगा? पेलिएटिव केयर आएगी, ठीक है? और अदर मेजर्स और पेलिएटिव केयर में क्या आएगा? वैक्सीनेशन आएगी, ओबेसिटी को इंप्रूव करोगे, ये सब कुछ करोगे। सर्जिकल में आप बस उसके डेड स्पेस को खत्म कर रहे हो। एवरीवन इज ऑन बोर्ड? सबको समझ आ गई है? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अनम रफीक, समझ आइए तुम्हें? तुम्हारा आया नहीं आंसर अभी तक, यस वाला? चलो तुमने लिखा है, ठीक है ठीक है। वट आर वी वैक्सीनेटिंग अगेंस्ट? हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट और न्यूमोकोकल इन्फेक्शन के अगेंस्ट। ये दोनों जो डिफरेंट इन्फेक्शंस होती है ना, वायरल इन्फेक्शंस और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, स्ट्रेप न्यूमो के अगेंस्ट हम बेसिकली उसको कर रहे हैं, क्योंकि ये ना बहुत ज्यादा एक्सैस्परेट कर देती है सीओपीडी को। वी डोंट वांट एन एक्सैस्परेशन। हमारा पेशेंट ऑलरेडी उसकी FE1 खत्म हो रही है, एक्सैस्परेशन क्या करेगी? FE1 को और ड्रॉप कर देगी। पहले ये रिवर्सिबल है, रिवर्स ही नहीं होना। तो हमने इन सारे नॉक्शियस एलिमेंट्स को बचाने के लिए द बेस्ट इज वी गो फॉर वैक्सीनेशन, ठीक है? तो ये मॉडलिटीज ऑफ ट्रीटमेंट आप सबको समझ आ गई हैं। अब यहाँ पे एक MCQ मैं तुम्हें बताऊंगा जो हमारा प्रोफ में आया था, और हमारे पूरे 4 MCQ जो मैंने बताए थे, 2 अस्थमा के थे और एक था COPD का, और एक था अभी जो मैं तुम्हें बताने लगा हूँ वो जो स्मोकिंग वाला था वो था एक MCQ, और ये आखिरी MCQ जो सबने गलत किया था। उसका MCQ ये था कि अगर एक पेशेंट का बुला बना हुआ होगा लंग के अंदर तो वो आपको एक्सरे में किस तरह का नजर आएगा, ठीक है? ये पूरी बुक में कहीं नहीं लिखा हुआ, ये आपकी जो आप क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हो ना वहां से आपको ये चीज पता लगती है, जिसकी वजह से जिसकी तुम्हारी छुट्टी होगी ऑब्वियसली, अब तो तुम नहीं कर सकते। लेकिन इसका आंसर ये था कि ट्रांसलूसेंट नजर आएगा जहां पे बुला बना हुआ होगा, ठीक है? और ये हम सब ने गलत किया था क्योंकि हम सबको नहीं आता था। तो ये पूरे 4 MCQs थे जिसमें से 2 अस्थमा से थे, एक COPD से था, और एक कोई चवल चुस्त थी जो समझ किसी को नहीं आई थी, ठीक है? इस तरह के MCQs आते हैं, तो इसलिए अस्थमा और COPD बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे ही MCQs आते हैं आमतौर पे, ठीक है? आगे चलते हैं। अब प्रोग्नोसिस कैसे करना है पेशेंट का चेक, ठीक है? प्रोग्नोसिस के लिए व्हाट यू गोना डू इज कि ना there is this thing called बोर्ड इंडेक्स। बोर्ड इंडेक्स में वो 4 चीजों को लेता है। ये मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये MCQ क्वेश्चन आ सकता है। अगर कोई, हाँ ट्रांसलूसेंट, हमजा मेरे ख्याल से ट्रांसलूसेंट ही था, हमने बाद में डिस्कस किया था ट्रांसलूसेंट, उसका आंसर सब कह रहे थे। आई एम नॉट वेरी श्योर कि उसका आंसर ट्रांसलूसेंट था यानी, क्योंकि मुझे ऑप्शंस भी अब याद नहीं है, लेकिन जस्ट द पॉइंट वाज दिस कि इस तरह के MCQs आ सकते हैं फजूल किस्म के मेडिसिन के पेपर में, ठीक है? तो ये चीजें तुम जब व्हेन यू रीड योर बुक्स एंड व्हेन यू प्रिपेयर तो इस पर्सपेक्टिव से प्रिपेयर कर लेना, मेरा मकसद ये था तुम लोगों को बताने का, ठीक है हमजा? इज दैट ओके? तुम्हारे आंसर को मैं देता हूँ, तुम्हारे क्वेश्चन को मैं आंसर कर रहा हूँ इसी तरह से। आई थिंक हमजा इज सेटिस्फाइड एंड बट अच्छा बस ठीक है, चलो बस सही है। अब हम डिस्कस करते हैं बोर्ड इंडेक्स को। बोर्ड इंडेक्स पेपर में आया नहीं है, मगर इस तरह की चीजें ये शौक से देते हैं जो इनका ट्रेंड है। अब यहाँ पे तुम लोग
2 पॉइंट्स लिखो इंपॉर्टेंट के रेस्पिरेटरी में 2 इंडेक्स हैं जो कैलकुलेट करने के आ सकते हैं, ठीक है। एक है कर्ब स्कोर, कर्ब 65 स्कोर, और दूसरा है बोर्ड इंडेक्स, ठीक है। ये 2 इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं जो कैलकुलेट करने को आ सकते हैं आपके एमसीक्यूज के अंदर के आप इसका बोर्ड इंडेक्स निकालें, आपको दे देंगे वो सिनेरियो बना के। और कर्व 65 बेसिकली निमोनिया के लिए होता है, वो हम निमोनिया में पढ़ेंगे, लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट है और ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आ सकते हैं। कर्व 65 तो आया है और वो हमेशा हर कोई पूछेगा तुमसे लॉन्ग केस में, लेकिन जो बोर्ड इंडेक्स है ना, ये डॉक्टर अली पूछते हैं, मोहम्मद अली जो बीबीएच वाले हैं, जो भी सीओपीडी का पेशेंट है ना, उसमें वो 2 चीजें पूछते हैं। एक तो वो REID रीड इंडेक्स पूछते हैं जो तुम लोगों ने पैथोलॉजी में पढ़ा था, और दूसरा वो बोर्ड इंडेक्स पूछते हैं। ये 2 चीजें वो बहुत पूछते हैं, तो इस रेफरेंस से याद रखना इस चीज को सीओपीडी में कि ये डॉक्टर मोहम्मद अली के फेवरेट क्वेश्चन है दोनों, सही है। अब बोर्ड इंडेक्स में हम क्या देख रहे हैं, FEE1 जो है उसकी रेशियो देखनी है तुमने, डिस्टेंस वॉकड इन 6 मिनट्स देखना है, MRC डिस्टेंस स्केल देखना है, और बॉडी मास इंडेक्स देखना है। और ये तुम लोगों ने निकालना होगा, ठीक है। दैट इज हाउ यू गोना डू इट, कि बोर्ड इंडेक्स कितना आया। हमजा बोर्ड और कर्व 65 है, और तीसरा रीड इंडेक्स है। हाँ, रीड इंडेक्स, ये 3 चीजें पूछते हैं डॉक्टर, क्या नाम है, मोहम्मद अली तो बहुत शौक से पूछते हैं, ये याद रखना, ठीक है। MRC डिस्टेंस स्केल मैंने इसलिए नहीं लाया क्योंकि MRC डिस्टेंस स्केल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ना अगर किसी को शौक है पढ़ने का तो 17.25 है, पेज नंबर 575 पर है, डेविडसन के पेज 575 मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 575 है और 17.25 है MRC डिस्टेंस स्केल, ये पढ़ लेना तो उस पे आ जाएगा, सही है। कर्व 65 न्यूमोनिया के लेक्चर में समझाऊंगा, वो उसके अंदर रिलेटेड है। ये 3 स्कोर्स हैं जो इंपॉर्टेंट तुमसे पूछेंगे। अब ये एक दफा सब स्क्रीनशॉट ले लें या पढ़ लें क्योंकि इससे सवाल आ सकता है। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है। हम आगे चलते हैं। हम चाहते हैं एक्यूट एक्सेस्पिरेशन ऑफ सीओपीडी। अब इसमें क्या है कि इंक्रीज इन सिम्टम्स हो रहे हैं, डिटेरियोरेशन ऑफ लंग फंक्शन हो रही है, वायरसेस, बैक्टीरिया और चेंज इन एयर क्वालिटी बेसिकली एक्यूट एक्सेस्पिरेशन कराती है, ठीक है। अब एक्यूट एक्सेस्पिरेशन की ट्रीटमेंट क्या है, सबसे पहले आप साथ में उसको ऑक्सीजन थेरेपी दोगे, ब्रोंकोडायलेटर्स दोगे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दोगे, एंटीबायोटिक थेरेपी दोगे, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन कराओगे और एडिशनल थेरेपी दोगे। ये सारे तरीके हैं, वही सारी चीजें हैं, बस इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज है कि एंटीबायोटिक थेरेपी आपने ऐड की है, और उसकी रीजनिंग ये है कि पेशेंट यूजुअली इन्फेक्शन के साथ आता है आपके पास। जब भी एक्यूट एक्सेस्पिरेशन वाला पेशेंट आएगा ना, उसको इन्फेक्शन होगी, तो आप एंटीबायोटिक थेरेपी लगा देते हो, दे देते हो। आप साथ में मॉक्सीफ्लॉक्सासिन यूजुअली देते हैं, हम अपने सेटअप पे हम मॉक्सी देते हैं और लीवोफ्लॉक्सासिन देते हैं, ये देते हैं। और अब तो इतने बुरे हालात हो गए कि हम सेफ्स्पैन तक चले गए और सेफिपीम जो नहीं है आईवी देते हैं, क्या कहते हैं, 4th जनरेशन सेफेलोस्पोरिन, अब हम उस पर भी जा चुके हैं, तो ये स्टार्ट करा सकते हैं। और नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन देते हो, ठीक है। अब नाउ वी आर गोइंग टू, अब सब अपनी चैट खोल लें और अब तुम लोग मुझे बताओगे एक एक्सेस्पिरेशन वाला पेशेंट आएगा तो उसके स्टेप्स क्या होंगे। यू आर द वंस हु आर गोइंग टू टेल मी, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू। तुम लोग मुझे बताओगे सबसे पहले क्या करोगे। हाँ, सीपैप बीपैप होती है हमजा नादिर। ऑक्सीजन नहीं देंगे सबसे पहले। हम सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इनिशियल मैनेजमेंट क्या होगी, सबसे पहले क्या होगी, पल्स ऑक्सीमीटर, गुड। सबसे पहले सक्लैन ने आंसर बोला, इस तुम साथ लिखते जाओ, ये मैं लिख नहीं रहा, ये मैं तुम लोगों से डिस्कस करके करना चाहता था। सक्लैन ने लिखा पल्स ऑक्सीमेट्री, दैट इज द राइट आंसर। सबसे पहले आप पल्स ऑक्सीमेट्री करोगे ऑन द स्पॉट और डिटरमिन करोगे उसकी ऑक्सीडेशन थेरेपी, ठीक है। फिर द सेकंड थिंग यू आर गोइंग टू डू इज, आगे मुझे बताओ। एयरवे तो उसकी वैसे ही वो है ना, क्या कहते हैं, एबीजी करोगे। मानूर जफर ने बोला एबीजी, परफेक्ट। रेस्पिरेटरी रेट की ना इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं होती हमजा, जब आप कराते हो ना एक्सेस्पिरेशन में, रेस्पिरेटरी रेट क्या कर लोगे आप, देखिए कुछ भी नहीं पता, टेकिपनिया में क्या निकालोगे, कुछ भी नहीं निकालोगे, आपने जल्दी जल्दी सब कुछ करना है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज मेजर द ऑक्सीजन सैचुरेशन, गो फॉर ऑक्सीजन, ठीक है, उसको ऑक्सीजन लगा दो।
देन गो फॉर एबीजी डिटर्मिनेशन। एबीजी डिटर्मिनेशन से आपको क्या पता लगेगा? हाइपरकैप्निया और सेवेरिटी ऑफ एक्सेस्पिरेशन, कि वो कितने बुरे हालात में जा रहा है। आपने मिसाल यहाँ पे मैं आपको एड अप करूंगा कि आपने ऑक्सीजन सैचुरेशन का बोला था ना, तो ऑक्सीजन सैचुरेशन के साथ ही आपने ऑक्सीजन लगा दी उसकी मेजर करके। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप है एबीजी करानी है। सही है, ठीक है। अभी एंटीबायोटिक पे नहीं जाना मारिया, एंटीबायोटिक पे नहीं जाना अभी आपने, नो। पहला स्टेप मेजर O2, गिव ऑक्सीजन। नंबर 2 एबीजी डिटर्मिनेशन चेक किया, हाइपरकैप्निया है और सेवेरिटी ऑफ एक्सेस्पिरेशन को चेक किया, पेशेंट आया आपके पास फटाफट। तीसरा स्टेप आपने क्या करना है कि चेस्ट एक्सरे कराना है। ये हम अमेरिकन तरीका पढ़ रहे हैं असल में, हमारे तो यहाँ पे हम एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, लेकिन जो आपने बुक में जो आपने आंसर लिखना है ना, वो ये है कि आपने O2 मेजर की, फिर एबीजी की, फिर आपने चेस्ट एक्सरे कराया और चेक किया कि उसके पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स हैं कि नहीं है। ठीक है। अब जो मारिया ने पॉइंट यहाँ पे रेस किया था ना, एंटीबायोटिक्स, जैसे ही हमें चेस्ट एक्सरे पे नजर आएंगे ना पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स, वी स्टार्ट एंटीबायोटिक्स। क्योंकि जो यूएस में तरीका होता है ना, दैट इज बेसिकली एविडेंस बेस्ड। ठीक है, एविडेंस बेस्ड होता है तो इसलिए हमें करना पड़ता है। अगला क्या है कि अगला तरीका ये है कि हम उसके बाद हम उसकी स्पायरोमेट्री नहीं करानी कभी भी, क्योंकि वो हेल्पफुल नहीं होती, रिमेंबर दिस ऑलवेज। फिर उसके बाद क्या करना है कि अगर अक्यूट सेटिंग्स में आता है ना पेशेंट, तो और आपने उसकी चेक करनी है कि वो कौन कौन सी ड्रग्स ले रहा है। अच्छा, मैं रिपीट ये करता हूँ कि आपने O2 सैचुरेशन की, फिर एबीजी डिटर्मिनेशन की, फिर चेस्ट एक्सरे किया, फिर स्पायरोमेट्री की। ये हमारी आखिरी स्लाइड है वैसे सबके लिए ना, ये आखिरी स्लाइड है, तो सुकून से अगर ये बंद हो जाती है ना, क्योंकि 7 मिनट्स में बंद हो जाएगी। मेजर O2, गिव O2, एबीजी डिटर्मिनेशन करो, चेस्ट एक्सरे पे जाओ, पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स मिले हुए, एंटीबायोटिक स्टार्ट करो, साथ में आपने ब्रोंकोडायलेटर्स लगा देने हैं। सही है। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं कि जब आप मेजर करते हो ना, क्या कहते हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन, तो वहां पे आपने 3 चीजें उसके अंदर करनी है, वहीं पे आपने इवेलुएट साथ साथ कर लेना है। इवेलुएट आपने ये करना है ऑक्सीजन सैचुरेशन के साथ साथ कि पेशेंट को ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन देनी है कि नहीं देनी, यू हैव टू गिव इट इफ उसका खराब है। अब जब भी आप बात करते हो ना, क्या कहते हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन की, जब भी आप O2 सैचुरेशन मेजर करते हो, तो ऑल द थिंग्स विच आर गोइंग टू इम्प्रूव हिज O2 सैचुरेशन, वो वहीं पर उसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है। तो व्हेन आई टॉक अबाउट O2 ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, तो उस स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में नंबर 1 एक तो ऑक्सीजन भी आएगा, अगर उससे ठीक नहीं होती तो यू गो फॉर ब्रोंकोडायलेटर्स, अगर उससे ठीक नहीं होती यू गो फॉर सिस्टेमिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है। द पॉइंट इज दिस कि सबसे पहले आपने ऑक्सीजन मेजर की। ठीक है, ऑक्सीजन मेजर, बिकॉज हमें आदत हो जाती है ना इस तरह पढ़ने की, एंड आई फॉरगॉट टू टेल यू गाइस, यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो गई होगी, आई कैन टेल, कि जब भी हम ऑक्सीजन की बात करते हैं ना और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो उसमें सारी आ जाती चीजें हैं, जिसमें ब्रोंकोडायलेटर्स भी होते हैं, ऑक्सीजन भी आता है, और ये सब कुछ आ जाता है। ठीक है, तो ये स्टेप आपने ऑक्सीजन के साथ ही करना है, O2 सैचुरेशन के साथ ही मेजर करके कर देना है। ठीक है। द नेक्स्ट स्टेप इज देन एबीजी डिटर्मिनेशन, देन यू गो फॉर चेस्ट एक्सरे, स्पायरोमेट्री नहीं करनी, ये याद रखना, स्पायरोमेट्री कभी भी एक्यूट सेटिंग में नहीं करनी होती, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। साथ में ये करना है कि आपने ना चेक करने उसके लेवल्स कितने हैं, थियोफाइलिन की टॉक्सिसिटी तो नहीं होगी उस पेशेंट में, तो उसके ड्रग्स जो वो ले रहा है ना, वो चेक करनी है आपने। साथ में आपने चेक करना है कि पेशेंट का सीबीसी देखना है, उसकी ईसीजी देखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला स्टेप, और उसके अलावा अगर आपको लगता है कि ये सब कुछ खराब है, इन सब चीजें करने के बाद एबीजीज मेजर कर ली, सीबीसी वगैरह की रिपोर्ट आ गई और बहुत ज्यादा बुरे हालात हैं, तो आमतौर पे दे गो फॉर इंट्यूबेशन। ये हमारी अमेरिकन गाइडलाइंस है, बहुत अजीब किस्म की हैं, लेकिन अमेरिकन गाइडलाइंस है। पाकिस्तान में तो ये होता है ना कि पेशेंट की बहुत बुरे हालात हैं, पल्स ऑक्स सही नहीं हो रही, तो आप फटाफट इंट्यूबेट कर दो, लेकिन ये होता है कि आमतौर पे आप सीबीसी और ईसीजी वगैरह चेक करके फिर यू गो फॉर इंट्यूबेशन। ठीक है, तो ये बस कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अच्छा, जो स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एक्सएस्पिरेशन है, ये थोड़े से खराब हो गए हैं, मुझे टाइम नहीं मिला था लिखने का, लेकिन द पॉइंट इज दिस, ये तुम लोगों ने कैप्लान से करने हैं। यहाँ पे याद रखो चीज कि दिस इज स्टफ फ्रॉम कैप्लान, यू हैव टू रिमेंबर दिस फ्रॉम कैप्लान। ठीक है,
सिर्फ एग्जैस्परेशन वाला पॉइंट है जो आपने कैप्टन से करना है, बाकी सारा डेविडसन से था, और जो मैंने बाकी स्लाइड्स दिखाई थी वो सारे इधर से ही हैं। ठीक है, चलो फिट है। अब हम वी आर गोइंग टू स्टॉप दिस, वी आर डन विद दिस। ठीक है, अब जो मैं एक और चीज यहाँ पे करूंगा कि अब सब मेंटी पे जाएं। अब एक और चीज, अब यहाँ पे तुम लोग एक चीज का ख्याल रखना कि ना मेंटी पे जाओ, menti.com पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, menti.com पे जाओ और ये वाला कोड लिखो। ठीक है, मेरी जो ये मीटिंग है दिस इज गोइंग टू एंड थोड़ी देर में। रिमेनिंग टाइम 3 मिनट्स एंड 28 सेकंड्स है मेरे पास। तो द वे वी आर गोइंग टू डू दिस इज कि मैं हर 2 मिनट बाद स्लाइड चेंज करूंगा। 3 क्वेश्चंस हैं जिनका आपने आंसर देना है। ठीक है, अगर वो आप आंसर दे देते हो तो वेल एंड गुड। एक अभी हमारे पास 9:25 हो रहे हैं ना, 9:25 पे एक स्लाइड चलेगी, फिर 9:27 पे चलेगी और फिर 9:29 पे चलेगी। ठीक है, तीनों के आंसर देने हैं आप लोगों ने menti.com पे जाके, और इसका आंसर हम कल क्लास से पहले स्टार्ट करने से पहले डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज दिस इज टेकन टू मच टाइम। हम 15 मिनट ऊपर है अपने टाइम से, एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम ऑन मेंटी एनी मोर। ठीक है, तो आप जाएं, पहले का आंसर करें, पहले का आंसर करो सारे। 4 आ गए मेरे पास। जैसे मेरे पास आंसर पहुंच जाएंगे मैं अगली स्लाइड पे चला जाऊंगा। प्लीज स्टे ऑन मेंटी। आपको जब आप मेंटी पे होगे तो आपको एक सिग्नल आएगा which is going to say के which is going to say कि आपकी स्लाइड चेंज हो गई है, तो आपने फौरन उसके बाद गो टू नेक्स्ट स्लाइड कर देना है। ठीक है, द जूम मीटिंग इज गोइंग टू एंड एनी टाइम राइट नाउ। 12 लोगों ने मेंटी के ऊपर रिप्लाई किया है, बाकी सब ने नहीं किया, बाकी सब भी कर दें। 13 हो गए हैं। टाइम फॉर दिस मेंटी इज ओवर। हम अगली वाली पे जाते हैं, स्लाइड चेंज हो रही है। चलो भी अगला आ गया, रिफ्रेश करो अपने। करो रिफ्रेश एवरीवन। गुड, करते जाओ। दिस मेंटी इज गोइंग टू एंड एट 29 और फिर उसके बाद हम आखिरी करेंगे, एंड जूम का टाइम खत्म होने वाला है, तो आई एम गोइंग टू गेट ऑफ दिस। चैट बॉक्स में जिन्होंने मेंटी नहीं देखा वो मेंटी चैट बॉक्स में देखें, menti.com पे जाके ये लिखना है। ट्वेंटी 29 पे मैं एंड करूंगा और हम इसके रिजल्ट्स कल डिस्कस करेंगे। 14 लोगों ने इस पर अभी तक रिप्लाई किया है। 18 में से 14 लोगों ने किया है, 3 लोग